हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है सिंपल एयर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम। वो भी कैसे? विथ इवेपोरेटर। जो हमारा इवेपोरेटर ना हो तो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन हमारा जो सिस्टम होता है कैसे वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे। वो भी हम कहाँ की बात कर रहे हैं कि हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है उसमें कूलिंग कैसे होती है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैंने जो कंसिडर किया हुआ है वो हमारा है सिंपल एयर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, कि हमारा सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है विदाउट इवेपोरेटर के। तो इस वीडियो में बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, वर्किंग के बारे में, टीएस डायग्राम के बारे में और इसकी सीओपी के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। मैंने दोस्तों ये मान लिया पूरा हमारा पार्ट क्या है, एयरक्राफ्ट इंजन का पार्ट है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन का बात करते हैं। ये हमारी जो एम्बियंट एयर है, ये हमारी रैम एयर है, ये इस अंदर आती है, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर लगा होता है, ये हमारा कंबक्शन चैम्बर है, इस तरीके से अटैच होता है। और कंबक्शन चैम्बर ये हमारा टरबाइन से अटैच होता है, ठीक है। फिर हमारा एक हीट एक्सचेंजर लगा होता है जो हमारी हीट एक्सचेंज करने के लिए काम आता है। और ये हमारा क्या है, कूलिंग टरबाइन है। और ये हमारा क्या है, जहाँ में ठंडा करना है जिस पार्ट को, एयर टू कैबिन, ठीक है। और ये हमारा होता है कूलिंग एयर फैन, जो हमारी हीट एयर आती है जो हमारी मतलब जो हमें यूज में नहीं करना है हीट को, उसे हम क्या करते हैं फिर एटमॉस्फेयर में सेंड कर देते हैं। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब बात करते हैं इसके वर्किंग के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, एक चीज सोचिए कि जो हमारी एयरक्राफ्ट होती है इतनी हाइट पे उड़ती है तो उसको कूलिंग की जरूरत क्यों होती है? एयर तो यार ऊपर काफी ठंडी भी रहती है, सही बात है, ठंडी रहती है दोस्तों। बट क्या है कि वहां तो फ्रिक्शन हमारा जनरेट होता है। जब एयरक्राफ्ट उड़ेगी तो देखो दोस्तों, जब कोई भी हम रफ पार्टिकल में क्या है, एयर इतनी फास्ट उड़ती है कि जो उसके पार्टिकल रहते हैं, एयर के पार्टिकल, उससे क्या करते हैं, फ्रिक्शन जनरेट करते हैं। तो फ्रिक्शन जनरेट करेंगे तो क्या होगा, उसमें हीट जनरेट होगी। तो सोचो कैसा पार्टिकल का बना होगा। उस पार्टिकल को भी क्या करता है, मेंटेन रखता है जो हमारा बना होता है। और जो उसमें बैठे होते हैं आदमी, बैठे होते हैं, उनको भी क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जो भी हमारा फूड होता है उनको भी क्या करता है, सेव करता है। तो इसलिए हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट में भी कूलिंग सिस्टम का, वो भी कह सकते हैं हम रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। आपने कंस्ट्रक्शन समझ लिया। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग प्रोसेस दोस्तों कैसे चलता है इसका। यहाँ हमारी एम्बियंट एयर होती है। एम्बियंट एयर के मतलब हम कह सकते हैं जो भी हमारी एटमॉस्फेयर की एयर है अभी, ठीक है। वो क्या करती है, यहाँ हमारा जो ये इंजन का पूरा पार्ट है, यहाँ एक डिफ्यूजर लगा होता है। तो एम्बियंट एयर हमारी क्या होती है, इसके अंदर आती है एयरक्राफ्ट में। तो एम्बियंट एयर हमारी ना, जो डिफ्यूजर का वर्क क्या होता है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी रहती है, अभी इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी हमारी एयर में है, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, ये प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देता है। तो जो हमारी जब प्रेशर एनर्जी में चेंज करता है तो इसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ऑब्वियसली है भाई इसका हाई रहता है। ये हमारी कैसे, जो हमारी एयर रहती है ये हमारी रैम एयर कहलाती है। ये भी हमारी कैसी वर्क करती है, आइसेंट्रोपिक वर्क करती है। वो भी कैसे, कांस्टेंट इंथाल्पी पे। जो हमारी रैम एयर रहती है यहाँ, इसके जो इंथाल्पी है ना वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी हमारी जो इंथाल्पी रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यानी जितनी हमारी इंथाल्पी इस एयर की है उतनी एयर इस रहेगी। बट क्या है, प्रेशर हमारा हाई हो जाता है और टेम्परेचर भी हमारा नियर 2 से 2' हो जाता है ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण, ठीक है। तुम्हारा यहाँ डिफ्यूजर का मेन वर्क क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, वो प्रेशर एनर्जी में चेंज कर देता है। और हमारा जो ये रैम एयर हमारा मिलता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर ये कह सकते हैं हमारा हाई रहता है, क्योंकि यहाँ क्या है, हमारा ये T1 है, ये T2 है। ये हमारा यहाँ क्या रहता है, टेम्परेचर T1 रहता है और जो प्रेशर है वो हमारा P1 रहता है। यहाँ के हमारा T2 हो जाता है और हमारा P2 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी होगी रैम एयर। ये जो अंदर आ गई वो हमारी रैम एयर कहलाती है, ठीक है। जो रैम एयर होती है फिर ये क्या करती है, रैम एयर हमारी कंप्रेसर में आती है, जो इसको क्या करती है, कंप्रेस करती है। जब ये कंप्रेस करती है तो कंप्रेस के बाद ये हमारी जाती है कंबक्शन चैम्बर में। तो कंबक्शन चैम्बर में हमारा फ्यूल होता है और ये क्या होता है, जो भी हमारी एयर होती है अब यहाँ से रैम एयर सारी वर्क करेगी, ठीक है। तो जब हमारे कंप्रेसर से, तो जब हमारा कंप्रेसर वर्क करेगा तो प्रेशर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और ये हमारा चला जाता है कंबक्शन चैम्बर में। जब ये कंबक्शन चैम्बर में जाता है तो क्या होता है, कंबक्शन का प्रोसेस होगा। एयर हमारी क्या होगी, एयर का फ्यूल का मिक्सचर होगा और एयर हमारी क्या होगी, यहाँ तरीके से हमारा पावर जनरेट करती है। और हमारा जो कंबक्शन का मतलब हीट का जो टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम इसको कंबक्शन चैम्बर में एक तरीके से भेजते हैं।
एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जितना भी हीट का यानी टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी हमें कूलिंग मिलती है। ओके दोस्तों, तो इसलिए क्या किया, ये हमारा कंप्रेसर में गया, कंबक्शन चैम्बर में। फिर कंबक्शन चैम्बर में जब हमारा फ्यूल और एयर हमारी मिलती है, जब जलती है तो हमारी जाती है गैस टरबाइन में, और ये गैस टरबाइन में हमें क्या मिलता है, एक तरीके से पावर मिल जाता है, और ये हमारा पावर फिर हमारे कंप्रेसर को चलाता है। तो इस तरीके से यहाँ का अटैचमेंट होता है। अब देखो दोस्तों, जो हमारी कंबक्शन, ये हमारा जो कंबक्शन चैम्बर बना है, तो हमारी यहाँ से हमारी क्या मिली, कंबक्शन का प्रोसेस मिला, कंबक्शन एयर मिलती है। तो ये हमारी कंबक्शन एयर क्या होती है, ये हमारा लगा होता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का मेन वर्क क्या होता है, हीट को एक्सचेंज करना। जितनी हमारी हीट ज्यादा आउट होगी उतनी हमें कूलिंग अच्छी मिलेगी। हमारा मेन प्रोसेस क्या है यहाँ, कूलिंग का। तो ये हीट कंबक्शन है हमारी, जो हमारी हीट जितनी ज्यादा हो गई है, टेम्परेचर हमारा इसका ज्यादा हो गया है, वो क्या होता है, हीट एक्सचेंजर से इस तरीके से हमारी क्या होती है, पास होती है। ठीक है, और यहां से हम रैम एयर का यूज करते हैं। रैम एयर का यूज क्यों करते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी थी और प्रेशर एनर्जी में चेंज हो गई। अब ये जो एयर जा रही है ना, ये कंबक्शन एयर है, और ये क्या है, इससे तो टेम्परेचर इसका भी कम है, तो क्या होगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा। जब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा क्रिएट होगा ना, तो हमें कूलिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी। तो इस एयर को हम क्या करते हैं, और कूल हो जाए, इसलिए हम इसको ऐसे पास करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे दोनों के मिक्सम के साथ रैम एयर और ये हमारा कूलिंग है, इस तरीके से मिक्स होता है, और ये फिर हमारा आ जाता है कूलिंग टरबाइन में। कूलिंग टरबाइन में यहाँ क्या होता है, एक्सपेंशन का प्रोसेस होता है। फिर से अगेन, जब ये एक्सपेंशन का प्रोसेस अगेन होता है, तो ये जो हमारा होता है अगेन हमारा, और जो भी हमारी कूलिंग कम होती है वो कूलिंग को और क्या करता है, बढ़ा देता है। एक्सपेंशन का प्रोसेस होगा, प्रेशर कम हुआ, टेम्परेचर कम हुआ, एयर हमारी क्या हो गई, कूल हो गई। फिर क्या करते हैं, उसको हम कैबिन में भेज देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से जो हमारी हीट, जो यहां से हमारी कुछ हीट वाली एयर बचती है, वो क्या करते हैं, उसको कूलिंग यहां भेजते हैं, कूलिंग फैन में भेजते हैं। कूलिंग, ये जो हमारा फैन लगा हुआ है, ये क्या करता है, इस टरबाइन में हमारा क्या है, यहाँ वर्क मिला हमें, यहाँ से वर्क मिला, ये क्या करता है, टरबाइन को घुमाता है, और टरबाइन को क्या करते हैं, एक फैन से कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी हमारी एयर होती है, बची हुई एयर होती है, गर्म एयर होती है, उसको हम क्या करते हैं, अगेन एटमॉस्फेयर में सेंड कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका वर्किंग प्रोसेस होता है, किसका, सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। आपको आशा करता हूं समझ में आ गया होगा कि इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है। बहुत इजी वर्किंग प्रोसेस है दोस्तों। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कि कोई साइकिल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों पूछ सकते हैं। हो गया कंस्ट्रक्शन वर्किंग। अब बात करते हैं इसके टीएस डायग्राम के बारे में। अगर आपने साइकिल समझ में आ गया है तो टीएस डायग्राम भी दोस्तों बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिर बात करेंगे एसओपी के बारे में। अब देखो, टीएस डायग्राम मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में हम डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, ये जो मैंने लाइन ड्रा किया हुआ, ये जो दिख रहा है, ये हमारी क्या है, एम्बिएंट एयर प्रेशर है। यानी अभी हमारा जो स्टार्टिंग का है एम्बिएंट एयर, स्टार्टिंग की एयर थी, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा दिखेगा बट आपको समझ फिगर के साथ भी इमेज भी दिखेगी। ठीक है, ये क्या थी, हमारी एम्बिएंट एयर के लिए हमारा है, और ये हमारा क्या है ना, जो मिडिल वाला है, ये हमारा कैबिन का प्रेशर है। ठीक है, अंदर वाला। और जो हमारा एक्चुअल हमें रैम दे रहा है, ये जो हमारा एक्चुअल यहाँ रैम कर रहा है ना, उसको मैंने P2 डैश से डिनोट किया हुआ, ये जो हमारा दिख रहा है। ठीक है, ये वाला। अब देखो, मैंने जैसे बताया कि हमारा जो रैमिंग प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है, हीट हमारी एम्बिएंट जो हमारी एयर है वो हमारी अंदर आती है, स्टार्ट करते हैं हम रैमिंग प्रोसेस से। ये हमारा क्या रैमिंग प्रोसेस है। ठीक है, जब ये अंदर आती है तो क्या होता है, जो हमारा 1 to 2 है, ये हमारा क्या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वर्क करता है। कैसा करता है, आइसेंट्रोपिक, इंट्रोपी विल बी द कांस्टेंट 1 से और 2 पे। ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा T1 है और हमारा T2 जब अंदर जाता है, ये को यहाँ हमारा T1 था, T2 P1 है, अब अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा और P2 हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, जो हमारे 1 to 2 साइकिल है, यहाँ फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन के कारण हमारा जो एक्चुअल साइकिल बनती है ना, वो इस तरीके से बनती है। इस तरीके से हमारा ग्राफ कुछ निकल के आता है। ठीक है, यानी 2 से 2 डैश। बट यहाँ जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, इस कंडीशन में हमारी जो इंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट होती है। आपकी बुक में डिटेल से लिखा है, आप दोस्तों पढ़ भी सकते हैं। मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि आपको साइकिल समझ में आ जाए। यहाँ क्या होता है, H1 इक्वल टू H2 डैश होता है, यानी दोनों को जो इंथैल्पी है ना वो कांस्टेंट होती है, और हमारा जो नियर टेम्परेचर होता है ना वो भी कांस्टेंट होता है। यानी 2 से, और हमारा जो 2 डैश तक जाता है एक्चुअल में, वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, यानी T2 इक्वल टू 2 डैश। ओके, ये हमारा समझ में आ गया। अगर ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, अगर हमें यहाँ इसका प्रोसेस निकाल तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, T2/T1, और हमारा क्या लिख सकते हैं, P2/P1। और आइसेंट्रोपिक के लिए क्या होता है, λ-1/1। ठीक है, इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हैं। न्यूमेरिकल में हो सकता है ये आपके आ जाए।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं कंप्रेशन प्रोसेस के बारे में। अब यहाँ एयर आ गई, रैमिंग प्रोसेस हो गया। अब रैमिंग प्रोसेस के बाद क्या है, ये एयर हमारी क्या जाती है, कंप्रेशन में जाती है ना, कंप्रेशर में जाती है। तो बात करते हैं कंप्रेशन प्रोसेस के बारे में। जब हमारा ये कंप्रेशन की प्रोसेस में जाता है तो क्या करता है, एयर कंप्रेस होगी, एयर कंप्रेस होगी तो ये जो हमारा प्रोसेस जा रहा है 2 से 3 ये हमारा कंप्रेशन को शो कर रहा है, ठीक है। बट एक्चुअल में यहाँ भी क्या होता है, जो हमारी डैश साइकिल है ये सारी फ्रैक्शन की वजह से हमारी क्या है, थोड़ी साइकिल क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। तो फ्रैक्शन के कारण जो हमारी एक्चुअल साइकिल बनती है वो 2 से 3 बनती है। अब देखो कंप्रेशन प्रोसेस है तो हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा वर्क होगा, क्योंकि यहाँ फिर अगेन जा रहा है कंप्रेशन में, फिर हमारे क्या गैस टरबाइन में वर्क करेगा। तो हमारा जो यहाँ हमारा जो वर्क मिलता है WCM कह सकते हैं, वो हमने MA = CP T3 - T2 फॉर्मूला बन गया हमारा, क्योंकि यहाँ क्या है T2 है, हमारा एक्चुअल क्या है T3 है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंप्रेशन का प्रोसेस। ये क्या है, हमारी कंप्रेशन की एक तरीके से हमारी साइकिल है ना, ये हमारा हो गया कंप्रेशन का प्रोसेस। फिर हमारी क्या है, जब हमारा यहाँ कंप्रेशन का प्रोसेस हो गया, गैस हमारी टरबाइन यहाँ वर्क की, इसको कंप्रेसर आया, तो हमारा क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में जाता है, हीट एक्सचेंजर में और रैम एयर हमारी आती है, यही हमारा होता है हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस में। अब हीट एक्सचेंजर में क्या होता है, हीट क्या होगी, आउट होगी हमारी, क्या होगी, आउट होगी, क्योंकि यहाँ हमारा क्या एक तरीके से हमारा कूलिंग प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्या होगा, देखो तब ये हमारा क्या है 3 to 4 हमारा साइकिल चलता है ऐसे इस तरीके से। बट एक्चुअल में हमारा क्या है, साइकिल जब हमारा एक्चुअल हमारा क्या है, यहाँ T3 था, यह हमारा T3 है। बट एक्चुअल हमारा क्या हो गया, यहाँ जो हमारा कूलिंग प्रोसेस हमारा स्टार्ट होता है, देखो एक्चुअल में हमारा यहाँ होता क्या दोस्तों, प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर का प्रोसेस है तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप होगा। यहाँ इस कंडीशन में प्रेशर हमारा ड्रॉप होता है और हमारी हीट क्या होती है, कम हो जाती है। देखो कम है ना, यहाँ से ये T3 था, अब कितना हो गया, T4 हो गया, यानी पहले हीट ज्यादा थी, हीट क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है, कितना, T3 से T4। ये हम बात कर रहे थे कूलिंग प्रोसेस के बारे में। अब देखो यहाँ कूलिंग प्रोसेस है, हीट हमारी क्या होगी, यहाँ से आउट होगी, हीट क्या होगी, आउट होगी। तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट आउट होगी, QR = MA CP T3 - T4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बात करते हैं 4 to 5 की। अब देखो 4 to 5 है, ये भी आइसेंट्रोपिक हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है एक तरीके से। तो यहाँ भी हम आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में एक फॉर्मूला हम और डिनोट कर सकते हैं, यहाँ से क्या बन सकता है हमारा, T4/T5 एंड P4/P5 λ-1/λ। ओके, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में। अब देखो एक्सपेंशन प्रोसेस कैसे, अब ये हीट एक्सचेंजर है, यह क्या जाएगी, कूलिंग में जाएगी। अब ये कूलिंग के जाने के बाद क्या होगी, एक्सपेंड होगी ना। तो देखो एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करते हैं। अभी 4 to 5 आया हमारा। अब देखो जो हमारा एक्सपेंशन प्रोसेस है, एक्चुअल में हमारा क्या, ड्यू टू द फ्रैक्शन हमारा जो हमारी साइकिल बनती है, ये हमारी जितनी भी डैश साइकिल है वो फ्रैक्शन के कारण हमारी चेंज हो रही है। ये कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब देखो एक्सपेंशन प्रोसेस हमारा कितना होगा, MA CP T4 - T5। जो हमारा जो MA हमारा जो शो कर रहा है ना, ये एयरक्राफ्ट का एक तरीके से हमारे कह सकते हैं पूरा अमाउंट ऑफ हमारी टन ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारी कितनी मिनट में चेंज हो रही है, वो इसका MA हमारा शो कर रहा है, ठीक है। अब देखो लास्ट हमारा साइकिल क्या होगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब हमारा T5 तक तो आ गया, यहां तक हमें मिल गया T5 तक, सपोज दैट। अब हम क्या कर रहे हैं ना, इस कूलिंग टरबाइन की जो एयर है क्या कर रहे हैं, हम केबिन में छोड़ रहे हैं। तो हमारा इस तरीके से हमारा जो साइकिल थोड़ा चेंज हो रहा है, ये कितना है, T5 से T5 से 6 तक जा रहा है, यही जा रहा है ना। तो हमारा जो रेफ्रिजरेशन हमारा प्रोसेस हुआ वो कितना हो गया, P = MA CP T6 - T5। आपको यहां तक पूरा साइकिल समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस में था। वीडियो को दोस्तों आगे बढ़ा रहा हूं मैं, आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप चैनल को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको दोस्तों कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी COP के बारे में। अब देखो दोस्तों COP क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कितना है और हमने वर्क डन कितना किया है। अब देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें कहाँ मिल रहा था, देखो साइकिल में फिर से यहाँ मिल रहा था। जो हमारी एयर क्या है, कूलिंग एयर हमारी क्या है, एयर कैबिन में जा रही थी जहां हमें ठंडा करना था। तो हमारा यहाँ क्या मिला था, MA = CP T6 - T5। ये हमारा हो गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ओके, हमें वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन हमारा क्या हो रहा था, कंप्रेसर पे हो रहा था ना। देखो
कंप्रेसर पे एम इक्वल टू सीपी T3 डैश माइनस T2 डैश। ठीक है, एक ही चीज से दोस्तों मैं आपको समझाते चल रहा हूँ इसीलिए कि आपको कोई भी डाउट ना हो साइकिल में भी और जो भी हमारा वर्किंग प्रोसेस है। तुम्हारा MSCP T3 डैश माइनस T2 डैश, यहाँ से ये क्या होगा, कैंसिल हो गए। यहाँ से मैं T6 माइनस T5 डैश एंड T3 डैश माइनस T2 डैश मैंने मिल गया। ठीक है, जो हमारी MA की वैल्यू है ना वो हमारी कितनी होती है, क्योंकि कितना हमारा हीट जो है उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है यानी बाहर निकाल रहा है, वो कितना होगा, क्योंकि कितना हमारा हीट अमाउंट चेंज हो रहा है 210 क्यू, ये आपको याद रखना है। कितना हो गया 210 क्यू CP T6 माइनस T5 डैश। ओके, ये हमारा कितना है kg प्रति मिनट में है। ओके, अब बात करते हैं पावर की। इस तरीके से आप फॉर्मूला याद रखना है, ये आपके फॉर्मूले डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि पावर हमारा कितना होगा या फिर हमें COP कितनी होगी। तो इसका पावर का फॉर्मूला हमारा क्या है, MSCP T3 डैश माइनस T2 डैश अपॉन 60। देखो कहां से कौन सा पावर की बात कर रहा है, ये हमारा जो कंप्रेशन का है, ठीक है, साइकिल का। फिर हमारी COP इसकी कितनी होती है, COP का हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 210 क्यू अपॉन MSCP T3 डैश माइनस T2 डैश। ओके, तो हमारी फाइनली COP कितनी बन जाएगी, 210 क्यू। ये हमारा क्या एक तरीके से हमारा पावर है, तो P इंटू 60, ये हमारा दोस्तों फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा COP का। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी साइकिल समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।